चलिए, तो हमारा जो 16 चैप्टर है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो है वो और भारत, ये दोनों का ताल्लुकात क्या है, ये दोनों के संबंध कैसे है, इनका क्या मकसद है, ये क्यों साथ में आए हैं, ये सारी चीजें हम लोग आज इसमें देखेंगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी। ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या बोला गया है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होती है, मतलब ये कौन से लेवल पे आपका जो मॉनेटरी मतलब जो सप्लाई है वो उसका देख रेख करेगी, कौन से लेवल पे ये डील करेगी। जो हम लोग नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में जब हम लोग डीलिंग करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, पैसों का जो वित्तीय लेन देन होता है उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है। अब आप बुक लिए हो तो उसमें पढ़ते जाओ लाइन बाय लाइन। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बाह्य भुगतान संपादित करने वाली एक व्यवस्था है। ठीक है। एक्सटर्नल पेमेंट, जो हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पेमेंट करते हैं, वो नियमों, साधनों, सुविधाओं एवं संगठनों से बनती है। किससे किससे बनती है? इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट और फैसिलिटी से बनती है। कभी कभी आईएमएस को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निर्देश या सत्ता भी कहा जाता है। ठीक है। इसे कभी कभी क्या कहा जाता है? हमारी जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है उसे कभी कभी संगठन सत्ता भी कहा जाता है। ठीक है। इस प्रणाली को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि मुद्राओं की विनियमन दर कैसे तय हो रही है। ठीक है। उसकी जो विनियमन दर है वो कैसे तय होगी, इस पे भी इसको डिसाइड किया जाता है। ठीक है। इसमें मुद्रा की उपलब्धता कितनी है, ठीक है, उनकी जो भंडारण है वो कितना ज्यादा है, उसमें उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। इसमें होता क्या क्या है? स्वर्ण मानक, न्यायिक मानक या फिर स्वर्ण विनियमन मानक। ठीक है। जैसे हम लोग जो फ्री फ्लोट देखते हैं, मैनेज फ्लोट देखते हैं, टारगेट जोन एग्रीमेंट देखते हैं, फिक्स्ड रेट सिस्टम देखते हैं, हाइब्रिड सिस्टम देखते हैं, ये सारी किसमें आती है? हमारी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में। ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है? ये वही मैंने बताया, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू सेट करके इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी मुद्रा की प्रणाली होती है, जो भी मुद्रा की क्रियाएं होती है वो चलती है। इसमें क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। कुछ नियम और कानून होते हैं इनके। आप उसको रीड करो एक बार। इसमें लोगों को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जो देश से लेन देन होती है, आदान प्रदान होता है, उसमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। अगर आपका किसी भी दूसरे कंट्री पे का भरोसा नहीं होता तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? आप जो अपना पैसे उसको रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है। वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको वो देश के ऊपर, वो कंट्री के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हमने कल पढ़ा था, ब्रेटन वुड डेवलपमेंट। ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट सिर्फ मैं बताती हूँ। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस established the International Monetary Fund to deal with the external surplus and deficit of its member nation। ठीक है। एक ब्रिटेन वुड का, एक ब्रिटेन वुड क्या है? एक जगह है, कहाँ पे है? कहाँ पे है? अमेरिका में। वहां पे एक एग्रीमेंट बना गया कि आप ये जितनी भी हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास लिस्ट है, ब्रेटन वुड क्या है? हमारा एक जगह है, होटल का नाम है। ठीक है। एक प्लेस, हम लोग इसको रीड करते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है। तो उसमें एक एग्रीमेंट बना। उसमें क्या हुआ था? उसमें बोला गया कि इतनी कंपनी की लिस्ट है, आप इन्हीं इन्हीं कंपनी से जो वित्तीय आपके लेन देन है वो कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी कंट्री से आप लेन देन करते हैं तो आप अपने जोखिम पे कर सकते हैं। ये रिस्क एट ओन वाला सिस्टम था। ठीक है। तो ये आप लोग देख लेते हैं, भूगोल मैंने पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट है हमारा आईएमएफ, नेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। इसमें क्या होता है?
क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली या शासन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहले मुझे बता दो। 1945। हाँ, दिख रहा है ना। यस। ठीक है, स्टैब्लिश ऑन December 27, 1945। कितने देशों के साथ हुआ था इसके संस्थापना, कितनी कंट्री थी? 29। ठीक है, फिर ये कब एक्शन में आया, कब ये काम करना स्टार्ट किया? 1 मार्च 1947 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी किसकी राजधानी है? यूएसए की। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब इसके जो मेंबरशिप है वो कितनी कंट्री के पास है? इसकी मेंबरशिप 185 कंट्री उनके पास इनकी मेंबरशिप है। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश नहीं है? अरे बताओ, कौन से देश इसका मेंबर नहीं है? हाँ, रशिया जो है यूएसएसआर, वो इसका मेंबर नहीं है। उस नहीं था लेकिन अभी है। ठीक है, समझा? अगर आपको पूछा जाए कि जो इस संस्थापक इसकी जो जब स्थापना हुई थी आईएमएफ की, तो उस समय पे कौन इसका मेंबर नहीं था? ठीक है, तो कौन मेंबर नहीं था? रशिया, यूएसएसआर। ठीक है, जो कि अब है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव पर रीड करो। ये सारी चीजें मैंने कराई है, मैं बार बार सिर्फ रिवीजन ले रही हूँ आप लोग का, ताकि चीजें आप लोग भूलो नहीं। इसमें पहला इनका क्या मोटिव रहता है? जो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन है इसको प्रमोट करना। ठीक है, फैसिलिटी को एक्सपांड करना, और जो बैलेंस है उसको ग्रोथ करना। कहाँ पे ग्रोथ करना? इंटरनेशनल ट्रेडिंग, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो बैलेंस है हमारे पास, जितना भी पैसा है उसका क्या करना? लेन देन करना, और उसका एक्सपांशन करना, उसको बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना। ठीक है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको भी स्टेबिलिटी करना, स्टेबल करना। ठीक है, टू मेक rescue available to its member who is experiencing BOP प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, अगर किसी कंट्रीज के पास है तो उसको भी सॉल्व कौन करता है? आईएमएफ। ठीक है, और ये क्या, बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे सिस्टम लेके आता है। किस लिए? पेमेंट के अलग अलग तरीकों को अलग अलग एनहांस करता है। ठीक है, ताकि लोगों के लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए लेन देन करने में। वर्ल्ड बैंक का आप लोग मुझे पूरा डिटेल बताएंगे, होमवर्क में लिखो। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट लिखो। ठीक है, इसका पर्पस यहाँ पे दिया है कि एशियन डेवलपमेंट कब स्टैब्लिश हुआ था? 19 दिसंबर 1966। ठीक है, फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। लेकिन आप लोग को इसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब ये है किसके लिए? यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट कौन से कॉन्टिनेंट के लिए है ये? हमारी जो एशिया की जितनी भी कंट्री है
ये उनके, सबको हाँ बोलिए, नहीं सुनाई दिया। एशिया में जितनी भी कंट्री मतलब सबको मतलब ग्रोथ मतलब बढ़ावा देने के लिए हेल्प करती वेरी गुड। अब कौन कौन से सेक्टर में हेल्प करेगी? पहला हेल्थ, ठीक है, और है। लिविंग हाँ, फॉर लिविंग कंडीशन, मतलब कि रहने योग्य सभी के लिए क्या होना चाहिए? घर होना चाहिए, उसमें मदद देना हुआ तो ये हेल्प करेगी। फिर एजुकेशन, जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बढ़ावा देगी, ठीक है, और जो हमारी सिटी है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में भी ये क्या करेगी? सहयोग करेगी, योगदान देगी। समझा? इनका मेन हाँ, तो आप लोग को याद रखना है, स्टैब्लिश कब हुआ ये याद रखना है, ठीक है, और हेडक्वार्टर। बाकी और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है? बताओ जरा। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट। स्लाइड में एरर है, स्लाइड में एरर है। सॉरी, स्लाइड में थोड़ा एरर है। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फुल फॉर्म आप लिखिए, ओईसी का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यस। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम मीन्स अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति। अगर दुबई से कोई पैसे भेजते हो, यहाँ पे उसका बढ़ा हुआ रेट मिलता है, वो एक्सचेंज सिस्टम है। बट ये चीज हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती। जब कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो तो उसकी मनी वैल्यू अपने आप कम होते जाती है, और कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम सुधारने के लिए फिर जो पेरेंट कंट्री है जिसकी हालत खराब है, वह दूसरे कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन से टाइप करती है। तो उसमें कुछ लेन देन किया जाता है मनी का, गारंटी का। तो उस लेन देन का जो सिस्टम है उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम कहा जाता है। एज यू कैन रीड दिस, द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम रिफर्स टू सेट ऑफ पॉलिसीज। आई सेड सिस्टम, ठीक है, कुछ सिस्टम है लेन देन का। इज ए सेट ऑफ पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस, रेगुलेशंस एंड मैकेनिज्म, टोटल मिला के। और पहला मैकेनिज्म का पार्ट होता है फ्री फ्लोटिंग, मतलब जो मनी की एक्सचेंज है, ट्रेडिंग है, वो फ्री फ्लोटिंग होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, मैनेज फ्लोट। मैनेज फ्लोट मतलब लाइक चाइना। चाइना कितना कंट्री का रेट होगा, इवन चाइना पेगिंग भी करता है। मतलब डॉलर ऊपर जाएगा तो वहाँ की यूनिट है रेन में या युआन, वो भी ऊपर जाएगा। डॉलर नीचे आएगा तो वो भी नीचे आएगा। इसे कहते पेगिंग, मतलब उसने टैग कर लिया है, उसकी पॉलिसीज ही वही है। टारगेट जोन अरेंजमेंट, लाइक अभी चाइना का टारगेट यूरोप पे है, चाइना टारगेट अफ्रीका पे है,
इंडिया का टारगेट अफ्रीका पे है, तो हम अफ्रीका पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट। अगर हम यूएस में जाके डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो यूएस दो बजा के बोलेगा अपने कंट्री में जाओ, वहां पे डेवलपमेंट करो। बट अफ्रीका में जाएंगे, अफ्रीका वालों के लिए इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री है, बहुत सारे इंडिया में आके रहते हैं, तो वहां पे इंडिया की इमेज अच्छी है, तो इंडिया का टारगेट जोन है अफ्रीका है। फिक्स रेट सिस्टम, फिक्स रेट मतलब जो फिक्स करके रखा गया, जैसे मैंने बोला पैकिंग करके रखा गया फ्री फ्लोटिंग, वैसे फिक्स, एक के बदले ₹1 ही मिलेगा, ये फिक्स रेट सिस्टम है। लास्ट हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम मींस आपका कोई कंट्रोल नहीं, अपने आप लगता आपका मनी वैल्यू, ठीक है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का बेसिक्स है। और ये मॉनेटरी सिस्टम में कुछ यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशंस में आगे है, तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग IMF, वर्ल्ड बैंक। तो अब देखो वर्ल्ड बैंक के अंदर टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड, फिर IFC, ICSID, फिर OECD, और एक है अभी इसी चैप्टर में आएगा पांचों। बट इन लोग का डेवलपमेंट, इन लोग का विकास किया क्यों गया? एज मैम प्रीवियसली सेड दैट ब्रेटन वुड्स सिस्टम, व्हाट वाज अ ब्रेटन वुड? ब्रेटन वुड होटल इन USA, वहां पे मीटिंग हुई थी। मीटिंग के पीछे कारण क्या था कि वर्ल्ड वॉर से पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी, पैसा था नहीं किसी के पास, तो आपस में कॉपरेशन करके आगे बढ़ना था। आपस में कॉपरेशन करने के लिए जो उस टाइम बचे हुए सुपर पावर थे उन लोग की मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में USSR को नहीं बुलाया गया, मीटिंग की लीडरशिप की थी USA ने, बुलाया गया था ब्रिटेन को, फ्रांस को, ठीक है। ब्रिटेन को बुलाया गया, फ्रांस को बुलाया गया, USA वहां पे था, और उनके जो छोटे मोटे अलाइड पार्टनर थे उनको बुलाया गया, USSR को नहीं बुलाया गया। इससे USSR तत्कालीन जो स्टालिन था वो नाराज हो गया, उसने बोला हम ब्रेटन वुड्स को बायकॉट करेंगे। रिजल्ट ये हुआ पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आप कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट वाले USA, फ्रांस, ब्रिटेन ये माने गए, और सोशलिस्ट में रसिया और स्टालिन का जो थे, अभी आप कम्युनिस्ट में चाइना को भी काउंट करते हो, तो वो माने गए। तो बेसिकली ये सब मकसद था, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे। तो उसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन था IMF का मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें मुझे कुछ एडिशन की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। वर्ल्ड बैंक भी मैम ने आपको बताया है, और उसमें देखिए 5 ऑर्गेनाइजेशन कौन से वर्ल्ड बैंक के, देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में पहला है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर से बर्बाद हो चुके थे उन सबको डेवलपमेंट करना था। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, बर्बादी के बाद बेसिक सपोर्ट दिया गया, उसके बाद जो सुधार करना था उसे कहा गया IDA। थर्ड इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ये बड़े अमाउंट के लोन देना रहता है तो ये IFC लोन देता है। फोर्थ इज मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटेड एजेंसी, जो छोटे कंट्री लाइक बांग्लादेश और इनको कुछ अगर बेसिक डेवलपमेंट करना है, बांग्लादेश वन एग्जांपल, साउथ सुडान, मोरक्को, इजिप्ट एंड अदर कंट्रीज, वो सब मीगा के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं, इनको इंटरेस्ट रेट कम लगाती मीगा और पैसे दिए जाते हैं। एंड लास्ट इज ICSRD, इंटरनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। बेसिकली जैसे आप WTO समझते हो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर कोई ट्रेड को लेके या कोई सपोर्ट को लेके इश्यूज हो जाते हैं तो वहां पे इन केसों को सुलझाया जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए,
जैसे कि अभी कैन एनर्जी ने इंडिया के ऊपर केस किया है और उसने ये भी बोला अगर कैन एनर्जी को इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है तो वो हर कंट्री में जहां पे भी इंडियन एम्बेसीज है, जहां पे भी इंडियन है, हर कंट्री में केस करेगा और वहां पे बोलेगा कि जो भी इंडियन प्रॉपर्टी वो सब बेच के कैन एनर्जी को दिया जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो कंपनी इतनी बड़ी है नहीं कि इंडिया पे अटैक करे, तो एक सेटलमेंट के थ्रू जाएंगे। तो सेटलमेंट ये कि इंडिया या तो पैसे दे या अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस वर्ल्ड बैंक का क्या था, तो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन एज, मैंने कहा मीगा एंड ऑल, ये सब लो इंटरेस्ट में लोन देते हैं, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल मैंने क्या है बता दिया हूँ। जैसे बताई एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर मनीला में फिलीपींस में है, फिलीपींस की मनीला, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। बेसिकली एशियन कंट्री को सपोर्ट करता है, बट इसमें एक क्वेश्चन है, क्या इसके मेंबर सिर्फ एशियन कंट्री के लोग हो सकते हैं, तो बेसिकली यस। क्या ये सपोर्ट ओनली एशियन कंट्री करता है, तो आंसर इज नो, ये सपोर्ट पूरी दुनिया के लोग कर सकता है, रिटर्न में इसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. As you can elaborate from full form, Organization for Economic Cooperation means इसमें आर्थिक सहयोग की भावना को बढ़ाया जाता है। जैसे पीछे के ऑर्गेनाइजेशन ने काम किए वही काम OECD भी करता है, मतलब इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग को बढ़ाता है, ठीक है। 1961 में जब ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसमें कितने कंट्री थे और बाद में कब कौन कौन से कंट्री में ऐड हुए आप इसमें देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ OECD, नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओके, but because it is one of the largest international organization, that's why we are studying here, okay. Now come to WTO. As you can see, you can read our previous slide that in previous slide we have talked about ICSID. ICSID means settlement. Here also WTO act as a negotiator, as a settlementer. Actually, if you go in history, then ब्रेटन वुड्स में एक और ऑर्गेनाइजेशन बना था, वर्ल्ड बैंक में बना था गैट, GATT, ठीक है। और ये GATT गैट फ्यूचर में आगे चल के बना WTO, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये बेसिकली क्या करता है, ये ट्रेड फ्लो के हिसाब से होने चाहिए, ट्रेड में किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बेसिक फैसिलिटीज मिले, ये सब चीजें WTO प्रोवाइड करता है। एज यू कैन रीड दिस, WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably and freely as possible. WTO यहाँ पे दिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बताया वही चीजें यहाँ पे फिर से लिखी गई है, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा में है, ओके। अब WTO कौन से नेगोशिएशन करता है, ऐसा तो है ना WTO कोई बाबा है वो बोला तो सब मान लेंगे। WTO कुछ रूल बनाए हैं और उस रूल को अगर सपोज किसी कंट्री ने एक्सेप्ट किया है तो उस कंट्री को उसको फॉलो करने पड़ेंगे। एक बार वो रूल देख लीजिए, द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इट्स कॉल्ड ट्रेड, agreement on application of sanitary and phytosanitary measures, agreement on technical barriers to trade, agreement on trade related investment measures, general agreement on trade in services। इतना बनाया गया है, आप अगर नीचे पढ़ेंगे तो आपको गैट वाला जो हिस्ट्री में बताया आपको इसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं दोहा राउंड क्या है,
दोहा राउंड में बेसिकली WTO हर 2 साल मीटिंग बुलाता है जहाँ पे कि कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल होते हैं और उसमें नेगोशिएशन से बात की जाती है। तो दोहा एक जगह है, एक सिटी है अरब और कतर में है सर ना? हाँ कतर में दोहा है। हाँ कतर में दोहा है बट अरब है, सिटी है। अब आप स्पेसिफिक काफी चले गए। वी हैव टू, हम पूछने वाला है नहीं दोहा कहाँ पे, बट दोहा में क्या सेटलमेंट हुआ था ये इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और वहां पे क्या सेटलमेंट हुआ था आप उसे देख सकते हैं। दोहा राउंड वाज टू एक्सपांड द एग्रीकल्चरल सर्विसेज टॉक्स टू अलाउ ट्रेड ऑफ एंड thus achieve greater ट्रेड लिबरलाइजेशन। जो कृषि संबंधित नियम है आपने WTO के बॉक्सेस सुने होंगे, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स एंड रेड बॉक्स। ये दोहा का जो मीटिंग हुआ था वहीं पे ये अपने फॉर्म में आया था, और इसके पीछे भी जो मेन कंट्री थी इंडिया ही इसके पीछे। बिकॉज यूएस कंपनियां क्या करती हैं, यूएस कंपनियां डायरेक्ट सब्सिडी अपने फार्मर देती हैं, बट एज पर WTO आप 10% से ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। अब इंडिया में IT सिस्टम और इतना एलिजिबल नहीं था, इतना टैलेंटेड नहीं था कि डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी दी जा सके। तो ऐसे केस में इंडियन गवर्नमेंट कंपनियों को सब्सिडी देती थी और उनसे उम्मीद करती थी कि वो सब्सिडी ट्रांसफर करेंगे किसानों को। तो यही WTO में हो जाता है क्लॉज फैक्ट में कि आप कंपनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट किसानों को दीजिए। तो इंडिया ने कहा हमारा इतना डेवलप नहीं है, बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस बात को समझा और इंडिया का सपोर्ट किया। तो ये 3 बॉक्स लाया गया कि आप 10% तक सब्सिडी ग्रीन बॉक्स में दे सकते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा हुआ तो 15%, और अगर आप 10% के ऊपर गए तो रेड बॉक्स में है। रेड बॉक्स में जो भी फसल जाती है आप उसे सब्सिडी नहीं दे सकते। आप आगे आएंगे तो मिल जाएगा आपको। ये दोहा राउंड का काफी कुछ लंबा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कुछ जरूरत नहीं है, खाली एक बार रीड कीजिएगा, दैट्स इनफ। अब यहाँ पे ब्रिक्स आ गया, यहीं तक WTO में वो बॉक्स की बात बता था। वो बॉक्स का इसमें नहीं है, लेकिन आप खुद से आप रमेश सिंह या भी नोट्स रिफर करेंगे, उसमें क्लियर कर दिया गया है। इवन आप अगर क्लास के पहले के नोट्स देखेंगे तो वहां पे भी गया है, ठीक है? तो WTO का मेन यही है कि ट्रेड स्मूथली, कोई दिक्कत ना हो, ये WTO का मेन काम है। अब ये तो वर्ल्ड वॉर के बाद के, अब उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। स्टार्ट होगा ब्रिक्स से, एज आप स्लाइड देख रहे हैं, स्लाइड नंबर 21 ब्रिक्स, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो